नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम आर पार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए बिगुल बज चुका है और सभी दलों के नेता चुनावी रण में उतर चुके हैं। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। सपा और कांग्रेस में सीटों पर बात भी बन गई। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस मैदान में नहीं है, यानी कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी और सभी 9 सीटों पर सपा ने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। और इस ऐलान के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की, जिसमें यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी एक दूसरे के हाथ थामे हुए नजर आ रही है। एक और सपा और कांग्रेस का जोश हाई है तो दूसरी ओर बीएसपी भी तैयार है। माना जा रहा है कि बीएसपी की समाजवादी पार्टी और बीजेपी का खेल बिगाड़ने की पूरी संभावना है। अलीगढ़ के खैर सीट से बीएसपी ने अभी तक किसी को टिकट नहीं दिया और इसके साथ ही चुनाव की तस्वीर भी साफ हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीएसपी ने उपचुनाव में 8 प्रत्याशी उतारकर मुकाबले को और रोचक बना दिया है। बीएसपी का हाथी 4 सीटों पर साइकिल की रफ्तार को बिगाड़ेगी तो वहीं 3 सीटों पर कमल के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। बीएसपी कैसे सपा और बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है, इसी सवाल के साथ आज की डिबेट की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखिए। विपक्ष जब अपने को हारता हुआ दिखता है तो कभी ईवीएम को वोट ले लेता है, कभी बसपा को बी टीम बता के अपने पहले से बचाव की भूमिका में रहता है। वास्तविकता यह है कि किसी भी राजनीतिक दल की लोकप्रियता और स्वीकार्यता को जनता जनार्दन तय करती है और यह जनता जनार्दन ही तय करेगी कि किसका क्या समीकरण है और किसको वो कितना स्वीकार करता है। जीत के लिए जितना भी हो सकता है हम खुले मन से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। हमारे एक एक कार्यकर्ताओं की कोर कमेटी की बैठक हुई है कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए और जो भी प्रत्याशी एनडीए का है वो हम भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं है बल्कि उसमें भोजन भरी थाली भी है, ये देखकर हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता वोट दबाएंगे और अपनी समस्याओं का समाधान कराएंगे। और हम दोनों के गठबंधन पहले त्रेता में भी मजबूत रहे, आज भी है, कल भी रहेंगे और हमेशा के लिए रहेंगे। देखिए, जहां तक बात चुनाव में प्रत्याशी उतारने की है तो ये पार्टियों का आंतरिक मामला है। उनका विशेषाधिकार है कि वो किस प्रत्याशी को कहां से चुनाव लड़ाते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार और मान्यवर कांशीराम के सिद्धांत से क्यों भटक गई है। लेकिन देखिएगा, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आएंगे तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे। श्री अजय राय जी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन दोनों ने संयुक्त वार्ता में स्थिति स्पष्ट कर दिया कि हमें 9 सीटों पर मिलजुल कर लड़ेंगे। जो 9 प्रत्याशी खड़े हैं इंडिया गठबंधन के, उनको भरपूर सहयोग देंगे। और वहीं ऐसे में देखिए, हिंदी खबर भी लगातार सवाल पूछ रहा है कि आखिर कचहरी में बीएसपी कुर्मी वोट में क्या सेंध लगा पाएगी। करहल में बीएसपी शाक्य का वोट काटेगी। कुंदर की मीरापुर में मुस्लिम वोट बैंक पर नजर है तो वहीं सीसामऊ में बीएसपी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। सीसामऊ में ब्राह्मण प्रत्याशी उतारकर खेल बिगाड़ा है और ऐसे में गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो वैश्य वोट में सेंध लगाएगी। बीएसपी आखिर कैसे बिगाड़ेगी सपा और बीजेपी का खेल। कांग्रेस ने उपचुनाव का मैदान क्यों छोड़ा। कांग्रेस की महाराष्ट्र और झारखंड पर नजर है। ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसका आज हम जवाब लेंगे, लेकिन हिंदी खबर लगातार सवाल पूछ रहा है कि क्या इस समय कांग्रेस का फोकस है महाराष्ट्र और झारखंड में, क्योंकि कल ही हमने देखा एक ऐसी फोटो जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने हाथ पकड़कर एक फोटो खिंचवाई और कहा कि साथ है और रहेगा। तो अब इसके बाद में कई सवाल उठ रहे हैं, इनका आज हम इस चर्चा के माध्यम से जवाब भी लेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, परिचय करा देती हूँ। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपक सोनकर जी, प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ रविंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। मनीष श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता कांग्रेस से, और राजकुमार सिंघाल जी बसपा समर्थक हैं। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत आज रविंद्र सिंह जी मैं आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है, क्योंकि बीएसपी ने भी अब मैदान में प्रत्याशियों को उतार दिया है और ये सपा के लिए साथ ही साथ बीजेपी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। क्या लग रहा है आपको? यह प्रयोग तो अभी जो चुनाव खत्म हुआ जून में, उसमें भी हुआ था।
हमारे लिए कोई मुश्किलें नहीं खड़ी हुई, बल्कि कुछ आसान रहा, क्योंकि जो बीएसपी के वोटर हैं वो हमारे पीडीए समुदाय से आते हैं। पीडीए समुदाय को जब से भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से केंद्र में और 7.5 साल से राज्य में इतना उसने उत्पीड़ित किया है कि उनको समझ में आ गया कि उनका जो जन कल्याण का हित है वह इंडिया गठबंधन में ही निहित है। इसलिए वो अपने जन कल्याण के लिए हमारे पीडीए के साथ ही रहेंगे। उस तरफ से उनको सांप्रदायिकता मिली, उन्माद मिला, तुष्टीकरण मिला, एनकाउंटर मिला, बलात्कार मिला, बुलडोजर मिला, कटेंगे और बटेंगे। तो इसलिए जो वोटर बीएसपी के हैं वो हमारे साथ ही इंटैक्ट रहेंगे इंडिया गठबंधन के साथ में। और जितनी भी सीटों पे चुनाव होगा, अधिकतम जो वोटर हैं पीडीए के वह निकल के आपकी भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में, जो एक तरीके से कहा जा रहा है कि तो 27 से पहले का चुनाव है, तो उसमें हम लोग हराने का काम करेंगे। और इसके बाद जो एक सीट बचेगी उसके साथ हो सकता है जो हमारे वहां बगावत करके गए थे वो सीटें बचेंगी, उस पर भी हम लोग अपना विजय हासिल करेंगे। ठीक है जी धन्यवाद। राजकुमार सिंघाल जी, क्योंकि अकेले इस बार क्योंकि चुनाव लड़ रही है, ठीक है, मैं लौटूंगी सर आपके पास। दीपक सोनकर जी, क्या वाकई में बसपा आपका भी यहाँ पर खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि आप भी लगातार पूरी दमखम के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, और कल की जो फोटो देखी उसके बाद क्या लग रहा है आपको, मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी या नहीं? आपके जो तमाम प्रत्याशी हैं वो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे, इतना मादा रखते हैं कि कड़ी टक्कर देंगे, लोकसभा चुनाव में जो हुआ वो दोहराया नहीं जाएगा। देखिए वर्षा जी, जो आपने पिक्चर्स की बात करी, कल के फोटो की बात करी, वो साथ में है, वो कितने साथ में है ये प्रदेश की जनता जानती है। इस गठबंधन को प्रदेश की जनता ने ठगबंधन का नाम दिया है, और वो गठबंधन कैसा है कि उत्तर प्रदेश में पहले गठबंधन होता है कि 5 की 5 सीटों पर लड़ा जाएगा, फिर 2 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, और आज राहुल भाई को खाली हाथ छोड़ दिया। तो हाथ कैसा साथ पे, ये मेरे समझ में नहीं आता, और देश की जनता प्रदेश की जनता के समझ में नहीं आता। दूसरी बात, आपने बसपा की बात करी। देखिए, ये लोकतंत्र का चुनाव जो है वो एक लोकतंत्र का महोत्सव है। इस महोत्सव में हर दल अपनी भूमिका निभाता है, और क्या आज उत्तर प्रदेश के अंदर कुमारी बहन मायावती जी की जो स्थिति है, जो हम सब उस चीज से वाकिफ है, किस तरीके से लगातार उनका राजनीतिक क्षेत्र से दूरी करना, जिस तरीके से चुनाव के प्रति दूरी रखना, और आज वही वातावरण बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है वर्षा जी कि प्रदेश की जनता और देश की जनता सुविधाओं के साथ है। आज जो दलित समाज का वोटर है वो अपनी खुली निगाहों से देख रहा है कि किसने मुझे योजनाओं से जोड़ने का काम किया और किसने मुझे उन्हीं योजनाओं से तोड़ने का काम किया। हमारे अभी सुरेंद्र भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पीडीए की बात कर रहे थे। मैं पीडीए में ये भी जानते होंगे कि दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण को रोक करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। बाबा साहब का सबसे ज्यादा अपमान करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। तो निश्चित और समाज जो है, जो अंतिम पायदान पर बैठा था, उसको नेतृत्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। लगातार उसको आवास की योजना से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसको अच्छी सड़क, अच्छी बिजली, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ठीक है, लेकिन तब भी देखिए ना जाने क्यों लोकसभा चुनाव में वो नतीजे नहीं आ पाए। आपने तमाम काम किए, ठीक है, डबल इंजन की सरकार, लेकिन उसके बाद भी वो समर्थन तो नहीं मिल पाया ना। खैर, ये अलग विषय है। और मनीष श्रीवास्तव जी, क्योंकि अब जिस तरह से, मैं सर लौटूंगी आपके पास, जिस तरह से यहाँ पर बीएसपी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, माने या ना माने, देखिए इससे वोट तो कटेंगे ना। ये इसका नुकसान बीजेपी को भी हो सकता है, आपकी सहयोगी समाजवादी पार्टी को भी हो सकता है। हल्के में तो नहीं लेंगे कम से कम। वर्षा जी, मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता इस बात को लेकर समझती है कि हमें अपने विकास के लिए, हमें संविधान बचाने के लिए हमें कहाँ वोट करना है। और इसीलिए अभी आप देखिए 3 महीना पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब भी आदरणीय बहन जी ने तमाम उम्मीदवार उतारे थे और यही कहा जा रहा था कि वोट कटेंगे दोनों तरफ से, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है, कहीं वोट नहीं कटे। जनता के मन में स्पष्ट छवि है। मैं आदरणीय भाई जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता हैं, 2-3 बातें कहना चाहूंगा। अभी इनके एक ओबीसी के विधायक हैं, उनको लखीमपुर में मारा गया, उनकी बेइज्जती की गई, उनका अपमान किया गया।
और वो खुद दर बदर भटक रहे हैं तमाम विधायकों को साथ लेकर कि उन्हें न्याय मिले, और उन्हें न्याय मिल नहीं पा रहा है। यानी जो विधायक है इनके यहाँ पिछड़ी जाति से, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात, 69,000 शिक्षक भर्ती का बच्चा, पहले सिंगल बेंच ने कहा, फिर डबल बेंच ने कहा कि 1994 के आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया। यानी सरकार ने आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया और पिछले 5 साल से वो बच्चा सड़कों पर लाठी खा रहा है, उसका खून बह रहा है, वो अपने न्याय के हक को मांग रहा है, रिजर्वेशन के हक को मांग रहा है, उसे नहीं मिल रहा है। एनसीआर भी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ गया है। तो ये तमाम बातें हैं जो स्पष्ट करती हैं कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है, और शायद इसीलिए अभी 3 महीना पहले जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें जनता ने मैंडेट दे दिया। तो एकदम स्पष्ट है कि जनता एकदम जानती है कि हमें कहाँ जाना है, किसको वोट करना है, कौन संविधान की लड़ाई लड़ रहा है, कौन न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, और किसके साथ हमें खड़े होना है। ठीक है, और राजनीतिक विश्लेषक राजकुमार सिंघाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, क्या माने, क्योंकि बीएसपी जिस तरह से पूरी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में ये तो हम मानकर चल सकते हैं जाहिर तौर पर कि कांग्रेस और बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए यहां पर मुश्किलें तो खड़ी होंगी, और अगर वोट बढ़ता है तो इसका ज्यादा नुकसान किसे होगा सर? ऐसा है, सबसे पहले तो यह है कि मायावती जी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, जबकि ये चुनाव पहले कभी नहीं लड़ा इन्होंने। और जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है तो देश की, प्रदेश की जनता, खासकर दलित माहौल और दलित बस्तियां ये देख रही हैं कि मायावती जी अब नया क्या दाव चलेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान बचाने की बात चुनावों में ही की जाती है। अरे भाई, चुनावों से पहले क्यों नहीं करते हो, और फिर चुनावों के बाद भूल कैसे जाते हो? तो ये संविधान बचाने वाली बात है, तो आंदोलन क्यों नहीं नजर आता है कहीं भी? क्या सरकार बनाने के बाद ही संविधान बचाएंगे? संविधान बचाने के लिए जनता को, दलितों को, SC ST OBC माइनॉरिटी को इसको भरोसे में लेना पड़ेगा। और मायावती जी ये प्रयास कर रही हैं, इस चुनाव से उनकी हो सकता है छवि बनेगी, और पीडीए को, कांग्रेस को और छोटे मोटे जितने भी दल हैं उनको नुकसान होने की संभावना है। जी, लेकिन क्योंकि देखिए ना सर, जिस तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव तो लड़ रही हैं, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने कल जिस तरह से फोटो जो है उनका सोशल मीडिया पर देखा गया, जो दम भर रही है दोनों ही सहयोगी, कहीं ना कहीं मुश्किल तो है ना सर, और बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, मुश्किल आप समझ रहे हैं। अगर पहले नंबर तक कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हुई है। पहले 50% सीट मांग रहे थे, 40% मांग रहे थे, फिर 20%, 2 सीटें रह गई, अब 1 भी सीट नहीं है। भाई, सबसे पहले तो जो राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, उसके लिए मुश्किल खड़ी होगी। हाँ, फायदा इससे हो सकता है, बीजेपी के लिए फायदा होगा, पीडीए को फायदा नहीं हो रहा है कहीं से भी। जी, चलिए दीपक सोनकर जी, देखिए यहाँ पर राजकुमार जी तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये इसका फायदा बीजेपी को ही होगा। देखिए, मैं वर्षा जी, निश्चित तौर पर फायदा इस बात का है कि जिस तरीके से जनता के पास उसकी मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने का काम किया है। मैं बहुत प्रैक्टिकल शब्दों में बात करूंगा कि जनता आज परसेप्शन पर कि किसने उन गरीबों की जमीनों को छीनने का काम किया, किसने उन गरीबों को उनको आवाज से जोड़ने का काम किया, उन्होंने अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया, उन्होंने माफियाओं और अपराधियों को जेल में भेजने का काम किया। हमारे आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष भाई जी दलित समाज के चर्चाओं की बात कर रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण की बात कहा है। मैं पूछना चाहता हूं मनीष भाई से, राजस्थान की वो घटना शायद सबको याद था कि कैसे दलित समाज के साथ उत्पीड़न करके लगातार उनकी हत्या करके उनके अपराध करने का काम किया। मुझे भी एक घटना याद आती है वर्षा जी, 2015 की। 2015 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इटावा के अंदर 2 दलित किसानों को ट्रैक्टर से कुचल करके समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख ने उसकी हत्या कर दी। कोई FIR, कोई मुकदमा नहीं हुई। बात आई NCR की। NCR का डाटा आप उठा करके देख लेना कि 2012 से 17 तक सबसे ज्यादा
जो मुकदमे दर्ज हुए, जो अत्याचार हुआ, सबसे ज्यादा दलित समाज के साथ हुआ। उनकी जमीनें को छीनने का काम किया, उनकी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करने का काम किया। सारी घटनाएं उन एनसीआर में भी दर्ज है। तो प्रदेश की जनता ये सब भी देखती है। और सबसे पहली बात, अभी हमने 2022 का चुनाव देखा है। जब हम देख रहे थे कि लोग सोच रहे थे कि दलित समाज किस ओर जाने वाला है, हम भी इन चर्चाओं में जुड़ रहे थे। पश्चिम क्षेत्र का पूरा दलित समाज, जो पूरे प्रदेश का दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ गया, भारतीय जनता पार्टी के विश्वास के साथ गया, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ गया। ठीक है रविंद्र सिंह जी, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से कल जो तस्वीर आई और उसके बाद तो अब देखिए ये तमाम आरोप भी लग रहे हैं कि आपने आखिर एक सीट तो कांग्रेस के लिए छोड़ देते। क्या आपको लग रहा है कि एक भी सीट पर जो है वो कांग्रेस नहीं जीत सकती थी और इसी वजह से आपने एक भी सीट नहीं दी? क्योंकि पिछले चुनाव के अगर हम नतीजे देखें तो दूसरे नंबर पर भी कांग्रेस जो है वो नहीं रही। क्या यही वजह थी? यह ठीक बात है। जो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है वो समग्र इंडिया गठबंधन के साथी दलों को लेकर लड़ रहा है। लेकिन अगर यही बात भारतीय जनता पार्टी पे कहा जाए तो वहां एनडीए है ही नहीं। वहां पर ना तो उसको भाजपा है, ना निषाद पार्टी है, ना सोनीलाल पटेल वाली है पार्टी है, तो उनका नहीं है। और हम लोगों ने डिक्लेयर किया है कि हमारा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग एक सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे और दोनों के कार्यकर्ता लड़ेंगे। दलित पे एक बात बोलना चाहता हूं। अभी आपने भी कहा कि दलित वोटर माइग्रेट कर गए थे लोकसभा चुनाव में, कारण क्या था? इन्होंने भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलित विरोधी और आरक्षण विरोधी रही है। ये जब गुरु गोलवलकर की किताब पढ़ेंगे तो वहां से पता लग जाएगा। उसको अब मूर्त रूप दिया गया है ग्राउंड लेवल पे। अरे रविंद्र जी, इन्होंने सारी जो सुविधाएं दलितों का जो आरक्षण था, उस दलितों के आरक्षण को दो तरीके से खत्म किया। एक तो संविदा आउटसोर्सिंग पे दे दिया और दूसरा अदालत के द्वारा हस्तक्षेप किया। जब दलित समुदाय सड़कों पे उतरा तब हाथ जोड़ के फिर हमेशा की तरह माफी मांगे, लेकिन हस्तक्षेप नहीं बंद किया, अभी भी तक चालू है। एक रिपोर्ट आई है, संसद में पेश हुई थी। लेकिन संजय निषाद तो कह रहे हैं कि सपा और कांग्रेस ही पूरी आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है। संजय निषाद तो कल तक वहीं पर थे, दिल्ली में 2 टिकट की मांग के लिए वापस लौटा दिया गया। एक 38,000 लोगों की रिपोर्ट आई है निकाय कर्मचारियों की कि 92% निकाय कर्मचारी SC ST OBC से आते हैं। इसमें से 91% खाली SC ST हैं। यही किया इन्होंने। वो भी परमानेंट नहीं है। पहले हम लोग के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में ये परमानेंट एम्प्लॉय हुआ करते थे। ठीक है। अब किस पे है? संविदा कर्मी पे है। इसमें से 18% लोग गटर में घुस के मर चुके हैं। ठीक है सर। और कंपनसेशन नहीं मिलता है क्योंकि वो किसी प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं। ये दुर्व्यवहार इनका दलितों के साथ, तो दलित इनको ठीक करेंगे। ठीक है, बताइए ना दीपक जी, आखिर कैसे? क्योंकि दलित विरोधी आप हैं और इसी व्यवहार को जो है ठीक अब भी किया जाएगा जैसे कि लोकसभा चुनाव में भी किया। उसके बाद मनीष जी मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए अच्छा जी, दलित विरोधी कौन है ये दलित समाज बता रहा है। और ये बात आरक्षण की रविंद्र भाई कर रहे थे, मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ रविंद्र भाई से कि सबसे पहले आरक्षण किसने खत्म किया? जो दलित समाज का आरक्षण, आपने प्रमोशन के आरक्षण पर रोक लगाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही बाबा साहब के पार्कों को तोड़वाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़वाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। तो ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। ये जिस तरीके से एक और की पीडीए की बात करते हैं, ये पीडीए है क्या? ये पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्यों नहीं करहल से किसी दलित को उतार देते? क्यों दलित क्या ऐसी चिल्लाते हो? तो क्यों नहीं आपने दलित समाज को अपने परिवार की सीट देने का काम किया? नहीं कर सकते। ये ढोंग और मुंगेरी लाल के हसीन सपने केवल जनता को दिखाते और जनता उस बात का जवाब देती है। कौन उस दलित समाज के साथ खड़ा है? जाति जो भूखा था वो राशन से जोड़ने के साथ, जो जिसके पास इलाज कराने का साधन नहीं था उसको आयुष्मान कार्ड से जोड़ने के साथ, आज जनता उस पर सत्सन पर। ठीक है सर। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरीके से जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लगातार उनके बीच में अपनी बातों को, अपनी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया। पिछले बार के उपचुनाव की तरह इस बार भी 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। ठीक है, चलिए वो तो नतीजे बताएंगे। मनीष जी, आखिर क्यों ये फैसला आपकी तरफ से लिया गया? ठीक है, मानते हैं कि आप गठबंधन में हैं,
लेकिन 2 राज्यों में चुनाव भी तो है, वो भी तो आपको देखना है। इससे क्या संदेश जाएगा इन दोनों राज्यों में कि आखिर बताइए कि कांग्रेस की वहां पर क्या स्थिति हो गई है। कम से कम कुछ सीटें तो मांग सकते थे, उन पर तो चुनाव लड़ सकते थे, क्योंकि बात यहां पर महाराष्ट्र की भी है, झारखंड की भी है। वर्षा जी, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई इस देश में लड़ी जा रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश में उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं उसको बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अभी 2-3 दिन पहले इनके ऋषिराज शर्मा जी हैं, भाजपा के युवा कार्य समिति सदस्य हैं प्रदेश के। उन्होंने नोएडा में एक वो लगाया, पोस्टर लगाया, जिसमें योगी जी की फोटो है, उनकी फोटो, और उन्होंने बीच में लिखा है बटेंगे तो कटेंगे। पूरे समाज में विघटनकारी शक्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये नफरत फैला रहे हैं और घोर एंटी कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहे हैं, क्योंकि संविधान कहता है कि सभी जातियों, सभी धर्मों का इस देश में सम्मान है और सब एक साथ रह सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं और वो कहते हैं हिंदुओं एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे। तो सवाल इस बात का, और उनके कार्यकर्ता उसी बात को लेकर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नफरत फैला रहे हैं। अगर इस लड़ाई को आज नहीं लड़ा गया तो हमारे आपके जो आने वाली संतति है वो शायद इस देश में सुरक्षित रह ही ना पाए। तो ये लड़ाई बहुत जरूरी है, बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए एकजुट होकर लड़ना बहुत जरूरी है। और आदरणीय राहुल जी और इंडिया गठबंधन की जो सोच है कि हमें संविधान को बचाना है, हमें आरक्षण को बचाना है और हमें दलितों, हमें सामाजिक न्याय, जो जातिगत जनगणना है, इसको इस देश में लागू करना है। इसलिए महत्वपूर्ण सीटें नहीं थी, महत्वपूर्ण थी जीत, क्योंकि इस जो तानाशाही शक्तियां हैं, जो संविधान विरोधी शक्तियां हैं, उन्हें हराना जरूरी है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो ये एंटी रिजर्वेशन बात बार बार हो रही है, 69,000 शिक्षक भर्ती के शिक्षक के जो बच्चे हैं उनको हम नहीं कह रहे, कोर्ट कह रही है, सिंगल बेंच फिर डबल बेंच कह रही है कि साहब आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ। एनसीआरबी कह रहा है कि अपराध बढ़े हैं, हम नहीं कह रहे। एनसीआरबी कौन है? केंद्र सरकार की एक एजेंसी है, क्राइम ब्यूरो है केंद्र सरकार का, वो कह रहा है। तो वो हम थोड़ी कह रहे हैं। आपकी अपनी एजेंसी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ गया है। आपका अपना डेटा कह रहा है, सर कोर्ट कह रही है कि आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया। तो ये लड़ाई बहुत ही जरूरी है, इसलिए लड़ी जा रही है। ठीक है राजकुमार सिंघाल जी, लेकिन इस बार अब सवाल बार बार यही उठ रहा है कि दलितों का साथ किसको जाएगा, क्योंकि क्या बीएसपी ने जिस तरह से प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, क्या इस बार दलित वोट बैंक उनके पक्ष में रहेगा? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि सपा कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, सपा कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। तो ऐसे में क्या बीएसपी को इसका फायदा होगा? एक्चुअल क्या है, सही बात तो यह है कि जब जब चुनाव आता है तो दलितों की याद आ जाती है। अभी तो खाना भी खाएंगे और होटल से मंगाकर खाएंगे, ऐसा नहीं कि दलित के हाथ का बना हुआ खाना खा लेंगे। ये तो वोट के लिए इनको यूज किया जाता है। आप ये देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर पर एक आदेश जारी किया, उस पर कोई नहीं बोला। आप ये देखिए कि अगर ये बोलेंगे नहीं तो दलितों का क्या उद्धार कर सकते हैं? अरे भाई, मायावती तो खुद दलित है ना, इसीलिए दलित आज भी मायावती जी की तरफ ये निगाह लगा के बैठा है कि भाई ये कम से कम कुछ करे, और हो सकता है मायावती इसमें खाता भी खोले अपना। तो मेरे कहने का मतलब है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब रिजर्वेशन के मुद्दे पर बात की और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हम जैसा आरक्षण है जी हम वो ही लागू करेंगे, उसके बाद में भी कोई नहीं बोला। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप चुनावों में ही आरक्षण का मुद्दा, संविधान का मुद्दा ये लेकर आएंगे। दलित भी पढ़ा लिखा है, जानता है, ठीक है सर, और पहचानता है कौन भला करेगा कौन नहीं करेगा। ठीक है दीपक सोनकर जी। सर आवाज पहुंच रही है आप तक दीपक जी? मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी अभी आ रही है आपकी आवाज। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ मनीष जी, अभी हमारी बात कटेंगे और बटों की बात कर रहे थे। मैं मनीष जी से सवाल करना चाहता हूँ, जब सदन के अंदर राहुल गांधी जी क्या लोगों पर फूल बरसा रहे थे, जो हिंदू और हिंदुओं को हिंसक बता रहे थे? क्या राहुल गांधी जी बनारस के अंदर बनारस के युवाओं को और उत्तर प्रदेश के युवाओं को शराबी बता रहे थे?
तो क्या फूल बरसा रहे थे? क्या फूलों की माला चढ़ा रहे थे उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर? और इनके जिनका दल इनके से गठबंधन है, उनके पूर्व विधायक कहते हैं कि मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है। अब 800 सालों से इस्लामिक देश बढ़ रहा है, अब मुस्लिम ताकत पे आ रहा है। ठीक है मनीष जी, जल्दी से, समय की कमी है, 10 सेकंड में से इसी का आप जवाब दे दीजिए। मैं बस शॉर्ट में 2 बातें कहूंगा। एक तो आदरणीय राजकुमार सिंघाल जी की बात करूंगा कि जो कह रहे हैं कि दलितों के लिए कोई काम नहीं करता। अभी लेटरल एंट्री सरकार लाना चाह रही थी, जिसके जरिए रिजर्वेशन को खत्म करना चाह रही थी, उसकी लड़ाई हमने लड़ी और सरकार को वापस लेना पड़ा। दूसरी बात, दीपक सोनकर जी जो बात बार बार कह रहे हैं, मैं आदरणीय बहुत आदर से उनसे कहना चाहूंगा कि बनारस में जनता ने जवाब दे दिया। आप झूठ और भ्रम 30 सेकंड की क्लिप काट के फैलाएंगे, जनता समझती है इस बात को, और उसका जवाब बनारस में दे दिया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बड़ी मुश्किल से वहां चुनाव जीत पाए। ठीक है, तो जनता इस बात को समझ रही है और देख रही है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश का चुनाव अब काफी दिलचस्प होता जा रहा है और ऐसे में बीएसपी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया, तो ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी और सहयोगी कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किलें साबित कर सकता है। लेकिन आखिर बीएसपी इसमें कितना दम दिखा पाएगी, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।